नमस्कार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का देश छोड़कर भारत आना न केवल बांग्लादेश की राजनीति बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उथल पुथल का प्रतीक बन गया है। हसीना की भारत में मौजूदगी ने भारत बांग्लादेश संबंधों को एक नई चुनौती में डाल दिया है। इस घटनाक्रम से भारत के पड़ोसी पहले नीति पर भी सवाल उठे हैं, खासकर जब भारत की भूमिका को लेकर बांग्लादेश में पहले से ही कई विवादित चुनावों में समर्थन देने के आरोप लगे हैं। दूसरी ओर चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जो भारत के लिए रणनीतिक दबाव को और बढ़ा रहा है। हसीना का भविष्य और भारत बांग्लादेश संबंधों की दिशा अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 महीना होने जा रहे हैं जब राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्दबाजी में देश छोड़कर भारत में दिल्ली के एक सैन्य हवाई अड्डे पर उतरी थी। बांग्लादेश में छात्रों के हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन में खून खराबा बढ़ने के बाद जब अशांति पूरे देश में फैल गई तो 5 अगस्त को हसीना की नाटकीय विदाई हुई थी। शुरू में लग रहा था कि वो भारत में थोड़े समय तक रुकेंगी, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूएई में उनका शरण लेने की कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। ऐसे में हसीना अभी तक भारत में ही हैं। शेख हसीना की मौजूदगी ने भारत के सामने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के साथ मजबूत संबंध बनाने की राह में चुनौती खड़ी कर दी है। भारत के लिए बांग्लादेश महज एक पड़ोसी देश नहीं, ये एक रणनीतिक साझेदारी और भारत की सीमा सुरक्षा, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक अहम करीबी सहयोगी भी है। दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर की लंबी साझी सीमा है, जिससे होकर हथियारबंद विद्रोही गुटों के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों से बांग्लादेश में सुरक्षित पनाह पाना आसान है। शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के 2009 में सत्ता में आने के बाद नस्ली चरमपंथी समूहों पर कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा हसीना ने भारत के साथ कई सीमा विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल भी किया था। सीमा सुरक्षा का मुद्दा इस संबंध की बुनियाद है, लेकिन आर्थिक पहलू भी इससे अहम भूमिका अदा करते हैं। हसीना के 15 सालों के शासन के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और आवागमन खूब फला फूला। भारत को अपने पूर्वोत्तर के राज्यों तक रसद पहुंचाने के लिए बांग्लादेश से होकर जाने वाली सड़क, नदी और रेलवे तक पहुंच मिली। साल 2010 से ही भारत ने बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को $7 अरब से अधिक कर्ज के रूप में दिए हैं। सत्ता में हसीना को अचानक बेदखली का मतलब है कि इन उपलब्धियों को बचाने के लिए दिल्ली की ओर से कड़ी मेहनत करनी होगी। ढाका में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती कहते हैं कि इस मायने में झटका है कि पड़ोस में कोई भी अशांति हमेशा मुश्किल खड़ी करने वाली होती है, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि भारत ढाका में आंतरिक सरकार के साथ मिलकर काम करेगा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है और आप इस बात पर निर्देश नहीं दे सकते हैं कि वो अपने यहाँ क्या करते हैं। भारत सरकार ने भी ढाका की में अंतरिम सरकार में संपर्क बनाने में देर नहीं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ टेलीफोन पर बात की है। हालांकि पिछले 15 सालों में हसीना और उनकी आवामी लीग के प्रति अपने अटूट समर्थन को लेकर बांग्लादेश में फूटे गुस्से को शांत करने दिल्ली को अभी समय लगेगा। अधिकांश बांग्लादेशी भारत के प्रति इस गुस्से के लिए हसीना की पार्टी द्वारा जीते गए 3 विवादास्पद चुनावों को दिल्ली की ओर से मिले समर्थन को जिम्मेदार मानते हैं। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। हसीना सरकार के पतन के साथ ही दिल्ली की नेबरहुड फर्स्ट यानी पहली पड़ोसी की नीति को एक और झटका लगा है, क्योंकि दबदबा बनाने की भारत की कोशिशों का विरोध करने वालों में नेपाल और मालदीव के बाद बांग्लादेश का नाम भी शामिल हो गया है। विश्लेषक कहते हैं कि भारत अगर खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बचाना चाहता है तो वो एक
पड़ोसी देश पे अपने प्रभाव को खत्म होते नहीं देख सकता है, खासकर तब जब प्रतिद्वंदी चीन भी इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ हो। पिछले साल ही मोहम्मद मुइज्जू अपने भारत विरोधी रुख पर सवार होकर मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। ढाका में सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के वरिष्ठ अर्थशास्त्री देवप्रिय भट्टाचार्य कहते हैं कि अपनी क्षेत्रीय नीति को लेकर भारत के लिए थोड़ा आत्ममंथन करने का वक्त है। वो कहते हैं कि दिल्ली को ये देखने की जरूरत है कि क्या उसने अपनी क्षेत्रीय साझेदारों के नजरिए को पर्याप्त ढंग से समझने की कोशिश की है। अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसका प्रमुख भट्टाचार्य को बनाया गया है। भट्टाचार्य कहते हैं, मैं सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि क्षेत्र के अन्य सभी देशों की बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश को ही लीजिए। विश्लेषक कहते हैं कि भारत में बनने वाली सरकारें विपक्षी पार्टियों से बातचीत करने में विफल रही। खासकर बांग्लादेश नेशनल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अब्दुल मोइन खान कहते हैं कि भारत ने किसी तरह सोचा कि आवामी लीग और इसकी सरकार ही बांग्लादेश में केवल सहयोगी है। यह रणनीतिक रूप से भारी गलती थी। अगर आने वाले समय में बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो बीएनपी नेताओं को जीत का पूरा भरोसा है। ये दिल्ली के लिए एक कूटनीतिक चुनौती पेश करेगा। भारत और बीएनपी के बीच एक अविश्वास का भाव है। बीएनपी के नेता बेगम खालिदा जिया हैं, जो इससे पहले 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। खालिदा जिया 2018 के बाद से ही अधिकांश समय जेल में रही हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से हमेशा इनकार किया और हसीना पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाया। अब वो जेल से रिहा हो गई हैं और अपनी बीमारी से उबरने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली और बीएनपी के नेता अपने मतभेदों को दूर करने के लिए रास्ता तलाशेंगे। साल 2001 से 2006 के दौरान बीएनपी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के दौरान दिल्ली के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध खराब हुए थे। जब दिल्ली ने ढाका पर पूर्वोत्तर में विद्रोहियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। जिया के शासन के दौरान बांग्लादेश के हिंदू नेताओं ने कहा था कि 2001 में चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद इस्लामी पार्टियों और बीएनपी द्वारा उन पर हमले शुरू हो गए थे। उनके खिलाफ हत्या, लूटपाट और बलात्कार हुए हैं। विरोधी विद्रोही गुटों को शरण देने और 2001 में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले करने के आरोपों में बीएनपी इनकार करती है। खान समेत बीएनपी के नेताओं का कहना है कि उनके साथ बातचीत के लिए भारत आगे नहीं आया और दिल्ली में नीति परिवर्तन का समय आ गया है। वे ये भी कहते हैं कि भारत के पड़ोस में होने, उसके आकार और उसकी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को देखते हुए उनकी पार्टी भारत विरोधी विद्रोहियों को शरण देने की गलती नहीं करेगा। भारत के खिलाफ गुस्से के पीछे अन्य कारक भी हैं। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं और जल संसाधनों की साझेदारी विवादित मुद्दा है। हाल ही में भारी बारिश की वजह से पूर्वी बांग्लादेश में आई बाढ़ एक उदाहरण है कि कैसे गलत जानकारियां देने से देशों के बीच संदेहों को और हवा दे सकती है। त्रिपुरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी गुमती नदी में बहा, जो कि दोनों देशों के बीच होकर गुजरती है। इनकी वजह से राज्य के अंदर के बड़े इलाके और पड़ोसी बांग्लादेश के निचले हिस्से में सैलाब आ गया। इसके लाखों लोग प्रभावित हुए और अधिकांश ने अपना घर, सामान और खेत की जमीन खो दी। अधिकांश गांव वाले और सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि भारत ने उस रात जानबूझकर बांध खोल दिया था, जिसकी वजह से बाढ़ आई। भारत के विदेश मंत्रालय को मजबूर होकर इसका खंडन जारी करना पड़ा और उसने कहा कि गुमती नदी वाले इलाके में भारी बारिश की वजह से ये बाढ़ आई है। भारत के विदेश मंत्रालय को मजबूर होकर इसका खंडन जारी करना पड़ा। उसने कहा कि गुमती नदी वाले इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई। इसके अलावा एक कारक और है। चीन बीजिंग बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि भारत के साथ वो क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। चीन ने मुइज्जू का दिल खोलकर स्वागत किया जब मालदीव के चुनाव में जीतने के बाद उन्होंने पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना था। बांग्लादेश में मालदीव की कहानी को दिल्ली दोहराना नहीं चाहेगा। भारत को उम्मीद होगी कि भारतीय सामानों और व्यापार पर बांग्लादेश की निर्भरता से राजनयिक रणनीति और छवि सुधारने के लिए कुछ वक्त मिलेगा। इसलिए दिल्ली को भारत में हसीना की मौजूदगी की छाया में बड़े ध्यान से आगे बढ़ना होगा, खासकर तब जब नई सरकार औपचारिक रूप से प्रत्यर्पण की अपील करती है।
पिछले महीने हसीना की ओर से उनके बेटे सजीव वाजेद जाए एक बयान जारी कर पहले ही बांग्लादेश में गुस्से को और बढ़ा चुके हैं। लेकिन भारत ऐसे समय में हसीना से देश छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहेगा जब उनका भविष्य अनिश्चित हो और अपने एक दृढ़ सहयोगी को अधर में छोड़ते हुए दिखना भी नहीं चाहेगा। भट्टाचार्य चिताते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें भारत में कैसी आवाभगत मिलती है, लेकिन वहां रहते हुए अंदरूनी मामलों में किस तरह हस्तक्षेप करती हैं ये बांग्लादेशियों के लिए मायने रखता है। अगर वो अंतरिम सरकार के खिलाफ बोलती हैं तो इसे शत्रुता माना जाएगा। दिल्ली में राजनयिक उम्मीद करेंगे कि भारत को मजबूर किए बिना विकल्प तैयार किए जाएं। खैर, अब तो इंतजार है कि आगे सरकार क्या कदम उठाती है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।